नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, और वो खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। क्या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के बाद वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान को कोई बड़ी मदद करने जा रहा है? क्या भारत सरकार का तगड़ा विरोध इस बार कामयाब होगा या नाकाम होगा? भारत सरकार जून 2025 में पाकिस्तान को दिए जाने वाले इस राहत पैकेज को लेकर वर्ल्ड बैंक से बात करेगी। भारत सरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए एफएटीएफ से बात करेगी। सरकार का कहना है कि पाकिस्तान इन पैसों का गलत इस्तेमाल कर आतंक पे खर्चा करता है। ये कोई नई बात नहीं है। एक तरफा पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दुनिया से कर्ज लेकर लूट रहा है। वहीं अब आईएमएफ के बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक भी बड़ा कर्जा देने के लिए तैयार है। यह अमाउंट आईएमएफ से कुल लोन के 3 गुना हो सकता है। जून में वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर का अमाउंट अप्रूव कर सकता है। ये खबर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लगातार आ रही है। अब भारत सरकार जून 2025 में ये जो वर्ल्ड बैंक का पैकेज जा रहा है, इसके बारे में पूरी डिप्लोमेटिक लेवल पे पूरी तैयारी करके बैठा है कि वो अब भारत सरकार वर्ल्ड बैंक के सामने अपना केस रखेगी। भारत सरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए एफएटीएफ से भी बात करेगा। सरकार का कहना है पाकिस्तान इन पैसों का गलत इस्तेमाल करता है और हमने देखा कि वहां से आईएमएफ का पैसा का अनाउंस हो गया। यहाँ 64 करोड़ रुपए ऐसे आतंकी सरगना को दिए गए जिसका पूरा हेडक्वार्टर हमारे ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट किया गया था। उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान सरकार पैसा दे रहा है। और ये जब खबरें सामने आती है तो पूरा विश्व इसको देखता है। 9 मार्च को आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को नया बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी गई थी, जिसका विरोध भारत ने किया था, वॉकआउट किया था। लेकिन फिर अल्टीमेटली वो पैसा दिया गया। अमेरिका सबसे बड़ा वोटर था उसमें। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया। एक भी देश ऐसा नहीं था 24 देशों में जिसने भारत का साथ दिया हो। भारत ने आईएमएफ की ईडी क्रिस्टलिना जॉर्जिक्स से कहा कि भारत किसी भी देश को धन देने के खिलाफ नहीं है। लेकिन डेटा से पता चलता है कि बेल आउट युद्ध जैसी स्थिति के दौरान आया है। आईएमएफ के डेटा के अनुसार आईएमएफ ने पाकिस्तान को 28 बार सहायता की है, जिसमें से धन का उपयोग हथियारों के लिए किया गया है, ना कि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए। ये भारत लगातार अपनी बात रख रहा है सामने। पाकिस्तान को हाल ही में आईएमएफ ने 1 अरब डॉलर, लगभग 8,500 करोड़ रुपए का नया लोन अप्रूव किया। यह लोन अमाउंट सितंबर 2024 में अप्रूव विस्तारित फंड सुविधा के तहत पैकेज का हिस्सा है। कुल 7 अरब डॉलर है। अब तक पाकिस्तान को इसके तहत 2.1 अरब डॉलर मिल चुके हैं। एक ब्रीफिंग के दौरान आईएमएफ ने इस बात को भी क्लियर किया है कि पाकिस्तान ने सभी मानकों को पूरा किया, जिसके कारण यह लोन अमाउंट उनको दिया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा कि पाकिस्तान के मामले में हमारा बोर्ड संतुष्ट था कि पाकिस्तान ने वास्तव में हमारे सभी लक्ष्य हासिल किए हैं। यह पैसे सीधे केंद्रीय बैंक को जाता है, सरकारी खर्च के लिए यह पैसा नहीं जाता, लेकिन सरकार कभी चाहे केंद्रीय बैंक से लोन ले सकता है। आईएमएफ ने आगे कहा कि यह समीक्षा मूल रूप से 2025 की शुरुआत करने में योजना बनाई गई थी, लेकिन इसे समय से पहले पूरा कर लिया गया था क्योंकि पाकिस्तान ने तेजी से सभी नामक पूरे किए गए थे। आईएमएफ ने ये भी बताया कि पाकिस्तान को नए 50 शर्तें लगाई हैं। मतलब किस्त पाने के लिए 11 और शर्तें जोड़ दी है। और बेल आउट पैकेट कार्यक्रम के तहत जो शर्तें थी, जो उसमें 11 जुड़ने के बाद अब 50 हो गई है। आईएमएफ ने चेतावनी भी दी है कि भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव में कार्यक्रम के वित्तीय उद्देश्यों की रिस्क बढ़ सकती है, ताकि लेकिन ये जो अ, चिंता है या भारत जो वार्निंग दे रहा है आईएमएफ को, उससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात तो तय है कि यदि वर्ल्ड बैंक में यदि ये लोन दिया है या वर्ल्ड बैंक ने ये बेल आउट पैकेज दिया फिर से पाकिस्तान को, तो ये हमारी डिप्लोमेटिकली किरकिरी हो जाएगी। इसीलिए डिप्लोमेटिक लेवल पे यदि हम बात करें तो एक और वार्निंग डिप्लोमेटिक लेवल पे आ गई है। डोवाल साहब के जैसे ही एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एम के नारायणन भी थे। मयंक कोडू केल्था नारायणन, ये आईपीएस ऑफिसर है। 2005 से 2010 तक एनएसए थे।
अ, कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार में, और वेस्ट बंगाल के 2010 से 2014 तक राज्यपाल भी रहे हैं। जयंत दीक्षित जो पहले ना यानी से हुआ करते थे, उनकी जगह नारायणन ने ली। नारायणन ने हाल ही में एक संगोष्ठी में बोलते हुए इस बात को आगाह किया देश को कि ये जो स्थिति चल रही है वर्तमान में, खासकर बांग्लादेश को, हमारे बांग्लादेश के संबंधों को मेजर सेटबैक बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर तो ये अभी शुरुआत है। ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने सराहना भी की। 91 वर्षीय नारायणन ने इस बात को कहा कि बांग्लादेश ये हमारा एक अच्छा दोस्त था। लेकिन आने वाले समय में हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध ठीक नहीं। चाइना और भारत के संबंध, भले ही चाइना से डायरेक्ट हमारा कन्फ्रंटेशन नहीं है, लेकिन चाइना नॉर्थ ईस्ट के लिए ये हमारे लिए हमेशा तकलीफ है। ऐसे में इंडो बांग्ला जो टाइज़ थे, ये बांग्लादेश के साथ जो हमारे संबंध थे, वो संबंध बहुत बढ़िया हुआ करते थे। लेकिन धीरे-धीरे हमने ये देखा कि हमारा कहीं न कहीं उस संबंधों को लेके, खासकर वहाँ जो विद्रोह हुआ और शेख हसीना वहाँ से भारत आई, भारत में उनको पनाह दिया। वहाँ की आने वाली सरकार का चाइना के साथ दोस्ती बढ़ना, उस सरकार का भारत के प्रति वो संबंध नहीं है जो हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ये हमारा नेचुरल साथी है एंड दे आर फ्रेंड्स, नॉट ओनली फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स। ये शब्द है नारायणन के। लेकिन अब उस रिलेशनशिप को फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। हमें बांग्लादेश को वो देना होगा जो वो चाहते हैं, नहीं तो उसकी जगह बाकी कोई देश आएँगे जो उनकी पूर्ति करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को जब मदद की ज़रूरत होगी तो भारत ने सब कुछ चीज़ भूल के उनको मदद का हाथ देना चाहिए। यदि उनके मदद के लिए हाथ आगे हम बढ़ाते हैं तो बांग्लादेश हमारा हाथ पकड़ेगा। यदि बांग्लादेश ने मदद माँगी और हमने नहीं की तो ऐसे में कई चाइना जैसे देश है जो वो हाथ पकड़ सकते हैं, जो हमारे लिए तकलीफ होती है। अ, हमारे यहाँ देश भला ही बड़ा है बांग्लादेश से, लेकिन फिर बांग्लादेश कभी भारत के साथ दुश्मन नहीं रहा। तो वर्तमान में जो स्थिति है वो उसकी, क्योंकि दुश्मन भी इसलिए नहीं रहा कि कई चीज़ें हैं कि भाषा, इतिहास, यदि इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो बांग्लादेश पाकिस्तान से और नज़दीक आ जाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान के बजाय हमारे ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि बांग्लादेश बंगाल से जुड़ा हुआ है। भाषा बंगाली है, इतिहास बांग्ला पूरा पुराना जो पश्चिम पूरा पूर्ण बंगाल था, सूबा था बंगाल, उसका एक इतिहास है। अब वही वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में गया। ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया था, वेस्ट बंगाल भारत में था। ईस्ट बंगाल बाद में बांग्लादेश के नाम से शेख मुजीबुर रहमान के समय अलग हुआ और एक भारत ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ वो नेचुरल अलायंस उनका कभी नहीं हो सकता, जो भारत के साथ है। सवाल है कि भारत इसको कैसा लेगा? उन्होंने कहा कि चीन जो है अभी फ़िलहाल भारत पे कोई कुरघोड़ी नहीं करेगा, क्योंकि चीन के पास बाकी अपने बड़े गोल्स हैं। लेकिन कुल मिला के नारायणन ने भी वही कहा कि डिप्लोमैटिकली हम कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये पुराने नासा कहते, पुराने चावल है, मैं बता रहा हूँ आपको। हमेशा उनके एक्सपीरियंस बहुत मायने रखते हैं। एक आईपीएस ऑफ़िसर थे, वो कोई ऐसे अ, इवेंट वाले एनएसए नहीं रहे हैं। बहुत लो प्रोफ़ाइल रहे हैं और अपना काम उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से किया। पश्चिम बंगाल में भी जब राज्यपाल बने तो उन्होंने उनका कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल कोई ईरा नहीं गया। आज वो खुल के इसलिए बोल रहे हैं कि उनकी पीड़ा है अपने देश के प्रति। सभी की पीड़ा है। हम बार-बार कहते हैं कि देश में नौकरशाह से काम करवाया जाता है, लेकिन काम करवाने वाला जो है, वो एक राजनीतिज्ञ होना चाहिए। यदि हमारा विदेश मंत्रालय है, तो भाजपा में कई ऐसे बड़े नेता हैं, जो विदेश मंत्रालय बाखूबी सँभाल सकते हैं। यदि विदेश मंत्री कोई राजकीय पॉलिटिकल पर्सन होता, राजकीय व्यक्ति होता, तो नौकरशाह से काम करवाना बहुत अच्छा होता है, बहुत सही होता और आज जो हमारी डिरेल हुई है विदेश नीति, वो नहीं होती। हमने एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के विदेश मंत्री बनाकर एक ऐसा बड़ा रिस्क लिया है, जिससे वो डिसीज़न एक ढाँचे के तहत लेता है। उनका अपना कितना बड़ा विज़न है,
ये भगवान ही जानता है। इसीलिए यदि आज अमेरिका भारत के लगातार खिलाफ बोल रहा है, तो क्या ये इसलिए है कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे, तो उन्होंने अ, बोलने के बाद भी, सब कुछ तय होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रम्प से मिलना अवॉइड किया और इसके चलते क्या ये डोनाल्ड ट्रम्प की वो खीज़ है, जो आज पूरा देश भोग रहा है? तो डोनाल्ड ट्रम्प से न मिलने का जो ज्ञान है, वो किसने दिया? ऐसे कई सवाल हैं, जो दबी जुबान में कई लोग बात करते हैं। तो कुल मिलाकर एक्स-रे से इतना दिखता है कि वर्ल्ड बैंक भी यदि लोन दे देगा, आईएमएफ में हम नाकाम रहे, वर्ल्ड बैंक में भी हम नाकाम रहे, तो फिर हमें हमारा विदेश मंत्री ही बदलना होगा। नहीं तो इस विदेश मंत्री के चलते भारत अकेला-थकेला पड़ता हुआ दिखाई देगा। कम से कम मुझे एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे ये पूरा ठिकरा विदेश मंत्रालय पे फूटता दिखाई देता है। पुराने नासा नारायणन ने भी करीब-करीब इसी बात को रेखांकित किया। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।